तो दोस्तों क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी भी फैमिली है जो कि पूरे यूरोप पे रूल करती है और इनके कंट्रोल में यूरोप के बहुत बड़े बैंक्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स और यहाँ तक के मिलिट्री ऑफिशियल्स भी है। दोस्तों आज की तारीख में इस फैमिली की इनकम $800 बिलियन है। यानी कि अगर आप इस दुनिया के अमीर तरीन लोग जैसे एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, यहाँ तक के बर्नार्ड आर्नल्ड की भी नेटवर्थ इनकम को कंबाइन कर लें तब जाके भी ये नेटवर्थ नहीं बनती। दोस्तों अगर आप इंटरनेट पे जाके टॉप 10 बिलियनर्स सर्च करेंगे तो आपको इस फैमिली के किसी एक मेंबर का भी नाम नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये फैमिली खुद अपनी मर्जी से सामने नहीं आना चाहती। ये फैमिली नहीं चाहती कि कोई इनके बारे में जाने। आज तक इतने सालों से ये फैमिली ना ही टीवी, मैगजीन्स, यहाँ तक कि किसी कॉन्फ्रेंस में भी नजर नहीं आई। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस फैमिली का नाम तक नहीं सुना होगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वॉलेनबर्ग फैमिली की। किसका हाथ था इस फैमिली को इतना पावरफुल और रिच बनाने में? ऐसे सब सवालों के जवाब आपको जस्ट डिस्कवर इट की इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों तो चलिए चलते हैं 1837 में, जब अमेरिका अपना वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था, जैसे कि क्रॉप फॉलिंग, इन्फ्लेशन, बैंकरप्सी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और यही फाइनेंशियल कंडीशन स्वीडन के एक यंग नेवी ऑफिसर हेनरी ऑस्कर वॉलेनबर्ग के लिए एक लेसन था। उसने अमेरिका की इस कंडीशन को बहुत अच्छे से जाना और उसे ये समझ आ गया था कि सारे फाइनेंशियल क्राइसिस के जिम्मेदार अमेरिकन बैंकर्स थे। अमेरिका की ये हालत देखकर वॉलेनबर्ग ये समझ गया था कि हाउ बैंक शुड नॉट बी रन। जब वॉलेनबर्ग ने अमेरिका की इस फाइनेंशियल क्राइसिस को मॉनिटर किया तो उससे ये समझ आ गया था कि अमेरिकन बैंकर्स को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी और उसकी अपनी कंट्री एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। बेसिकली उस वक्त स्वीडिश बैंक बहुत बुरी तरह चल रहे थे और वो किसी को लोन नहीं देते थे, वो पब्लिक के पैसों का यूज ही नहीं कर रहे थे। और ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब स्वीडन की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड पकड़ रही थी, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था और ऐसी बिग अपॉर्चुनिटी को स्वीडिश बैंक लोन ना देकर मिस कर रहा था। चलिए पहले तो ये जानते हैं कि बैंक क्या है और ये किस तरह काम करता है। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो बैंक आपके दिए हुए पैसों को सेव करता है और उन पैसों से वो आगे लोगों को या कंपनीज को लोन देता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि भाई इन सब में बैंक को क्या प्रॉफिट होता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल एक बंदे ने बैंक में 5 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाए और बैंक उस 5 लाख पर उस बंदे को 5% इंटरेस्ट रेट देता है और वही 5 लाख बैंक किसी और को लोन के तौर पर देगा तो वो उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी 5% का प्रॉफिट बैंक के पास जाता है। और इसी अपॉर्चुनिटी को उस टाइम के बैंक्स मिस कर रहे थे और यही अपॉर्चुनिटी वॉलेनबर्ग ने रियलाइज की। 1856 में वॉलेनबर्ग ने कुछ लोगों की हेल्प ली जो उनके साथ काम करते थे और उनकी मदद से उन्होंने स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम्स में एक बैंक ओपन की जिसका नाम SEB यानी स्टॉकहोम्स एनस्केल्डा बैंक। बैंक सेक्टर आज रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब एक आम आदमी के लिए बैंक ओपन करना बहुत मुश्किल है, मगर उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। बैंक ओपन करना एक ज्वेलरी शॉप ओपन करने जैसा था। वॉलेनबर्ग ने कुछ लोगों को अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए इनकरेज कर लिया। जितने दिन लोग अपना पैसा अकाउंट में रखते उनको उतना ही अच्छा इंटरेस्ट दिया जाता था। उस वक्त के लोगों के लिए ये बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि वो तो यही समझते आ रहे थे कि बैंक बस एक लॉकर की तरह है जहां आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही जल्द स्टॉकहोम्स एनस्केल्डा बैंक बहुत फेमस हो गया और उसने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। दोस्तों कुछ ही टाइम में बहुत लोग SEB बैंक में अपना पैसा सेव कर रहे थे बिकॉज ऑफ प्रॉफिट और फिर SEB बैंक आगे बड़ी कंपनीज को हाईली रेट इंटरेस्ट के साथ लोन देती। स्वीडन टेक ओवर हो चुका था किसी फॉरेन पावर से नहीं बल्कि एक डोमेस्टिक पावर से और वेपन था बैंकिंग। वॉलेनबर्ग ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि लोग या तो वॉलेनबर्ग की बैंक में पैसा जमा करा रहे थे या फिर एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे जिन्होंने पहले से ही वॉलेनबर्ग से लोन लिया हुआ था और वहां से पैसा कमा के फिर वॉलेनबर्ग का लोन चुका रहे थे। यानी कि उस टाइम पूरी स्वीडिश इकोनॉमी वॉलेनबर्ग के कंट्रोल में थी। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। बैंकिंग इंडस्ट्री में रूलिंग करने के बाद वॉलेनबर्ग फैमिली अभी रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने सोचा कि इतने सारे पैसों से स्वीडन की सारी बड़ी कंपनीज खरीदी जाएं और फिर वॉलेनबर्ग ने रेलवे से लेकर फैक्ट्रीज, शिपिंग पोर्ट्स, प्रेस और रियल एस्टेट मतलब हर चीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। स्वीडन की सारी इकोनॉमी और सारे लोग सब कुछ वॉलेनबर्ग फैमिली के हाथ में था। वॉलेनबर्ग का कंट्रोल स्वीडन से निकलकर पूरे यूरोप और फिर पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा था। और फिर जब स्वीडिश गवर्नमेंट की नजर वॉलेनबर्ग पे गई तो उन्होंने 1960 में एक लॉ पास किया जिसमें कोई भी
बैंक किसी भी कंपनी के शेयर्स लॉन्ग टर्म तक नहीं खरीद सकता था। ये एक बहुत बड़ा मसला था वॉलेनबर्ग फैमिली के लिए, मगर उन्होंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। बेसिकली उन्होंने एक इन्वेस्टर AB के नाम से एक कंपनी बनाई। SEB के मेजर शेयर्स इन्वेस्टर AB को ट्रांसफर कर दिए और इनकी ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही। वॉलेनबर्ग फैमिली इतनी पावरफुल थी कि स्वीडन के 40% स्टॉक एक्सचेंज पर वॉलेनबर्ग्स का कब्जा था। दोस्तों अब यहाँ जरा आप गौर से सुनिएगा। यहाँ वॉलेनबर्ग फैमिली के सामने एक सिचुएशन आती है, वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि दो ग्रुप्स के दरमियान वॉर, एक्सिस ग्रुप वर्सेस एलाइस। जहां एक्सिस ग्रुप में जर्मनी, इटली और जापान थे, वहीं दूसरे ग्रुप यानी एलाइस में ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन जैसी कंट्रीज थी। अब वॉलेनबर्ग फैमिली के लिए एक सवाल था कि उनको इन दोनों ग्रुप्स में से किसकी तरफ ज्यादा फायदा है, तो उन्होंने दोनों ग्रुप्स की तरफ से खेलना शुरू कर दिया। जहां एक्सिस ग्रुप एलाइस की तरफ हैवी सैंक्शन फेस कर रहा था और लॉस में जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एलाइस ग्रुप को भी वॉर कंटिन्यू रखने के लिए बैंकिंग सर्विस की जरूरत थी। वॉलेनबर्ग्स ने अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर एलाइस ग्रुप को बैंकिंग सर्विस दी और एक्सिस ग्रुप को मिलिट्री पावर सप्लाई बाय करने की ऑफर। दोस्तों इसके पीछे भी वॉलेनबर्ग फैमिली की एक स्ट्रेटेजी थी। जब वॉलेनबर्ग इन दोनों ग्रुप्स को सर्विस दे रहा था, तभी उन्होंने इन दोनों ग्रुप्स की सभी कंट्रीज से एक सीक्रेट एग्रीमेंट करवाया, जिसमें वॉर खत्म होने के बाद वॉलेनबर्ग फैमिली SEB की ब्रांचेस इन कंट्रीज में खोल सके विद फ्री ऑफ कॉस्ट, और इन्हीं कंट्रीज में इन्हें स्पेशल रिलैक्सेशन दिया जाता था। वॉर के दौरान वॉलेनबर्ग फैमिली ने ब्लैक मनी ऑपरेशन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम किए और बिलियंस की तादाद में दौलत भी कमाई। दोस्तों ज्यादातर आपने ये तो सुना ही होगा कि अमीर रॉयल फैमिलीज 3 या 4 जनरेशंस तक खत्म हो जाती हैं, तो फिर वॉलेनबर्ग फैमिली इतने लंबे टाइम तक कैसे सरवाइव कर गई, और आज भी 100 साल गुजर जाने के बाद भी ये फैमिली इतनी पावरफुल कैसे है। वॉलेनबर्ग ने इस प्रॉब्लम का एक हल निकाला कि किसी भी 1 या 2 बेटों को सारी जायदाद देने की बजाय वो फैमिली के काफी सारे मेंबर्स को अलग अलग कंपनी संभालने के लिए देते हैं। लेकिन वॉलेनबर्ग फैमिली का एक रूल था कि किसी भी मेंबर को सीधा उस कंपनी की मैनेजमेंट संभालने के लिए नहीं दिया जाता था। पहले उसे लोअर लेवल पे काम करना होगा और पूरी कंपनी के वर्क प्रोसेस को समझना होगा, फिर वो आगे अपने आप को प्रूफ करके मैनेजमेंट संभाल सकता है। बस यही चीज इन लोगों को एक साथ रखती है, और तभी ये फैमिली आज भी पूरे यूरोप की सबसे अमीर तरीन और पावरफुल फैमिली है। तो दोस्तों आपकी इस फैमिली के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए जस्ट डिस्कवर इट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज।